In exercise 3.19, we have some statement and each statement have two answer and we have to select which answer is correct. So let's do one by one. In statement A, what we have, alloy of metal usually have greater or less resistivity than that of their constituent metal. यानी इसमें हमसे ये बोला गया है कि अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसके मेटल की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होती है या कम होती है, यानी वी हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, समझ लीजिए। वी हैव रेजिस्टिविटी ऑफ insulator greater than resistivity of semiconductor greater than resistivity of alloy greater than resistivity of metal। ये मैंने आपको बोला था कि इस सीक्वेंस को आप याद रखें। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है, उसके बाद सेमीकंडक्टर की, फिर अलॉय की, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मेटल की। ओके, तो अगर हम इसके हिसाब से चलें तो जो अलॉय की रेजिस्टिविटी है वो किससे ज्यादा होती है, मेटल से। यानी विच वन इज करेक्ट आंसर, दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। यानी अलॉय ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी देन मेटल। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे बोला गया है alloy usually have much lower or higher temperature coefficient of resistance than pure metal। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर हम इसका बी पार्ट करते हैं। तो लेट डू द बी पार्ट। वी हैव, देखिए जिसको रेजिस्टिविटी का सीक्वेंस याद रहेगा उसको अल्फा, अल्फा कौन है हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका सीक्वेंस याद रहेगा। बेटा अल्फा का जो सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। इंसुलेटर के लिए अल्फा सबसे कम होता है, सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ा ज्यादा, सेमीकंडक्टर, फिर अलॉय के लिए अल्फा थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है, अलॉय, और सबसे ज्यादा होता है अल्फा की वैल्यू किसके लिए, मेटल के लिए। क्या ये वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है? लेट मी चेक। यस, ये वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो रो रेजिस्टिविटी के वैल्यू के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है। तो अगर आप रेजिस्टिविटी का ऑर्डर याद रखेंगे तो आपका अल्फा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, एकदम उल्टा होता है। तो बताइए सबसे ज्यादा अल्फा किसके लिए, मेटल के लिए, सबसे कम किसके लिए। तो यहाँ हमें किसके बीच कंपेयर करना है, अलॉय और मेटल के लिए। तो किसका ज्यादा होता है, मेटल का ज्यादा होता है, अलॉय का कम। तो अलॉय यूजुअली हैव मच, क्या आंसर आएगा, लोअर। तो अलॉय का जो, अलॉय के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है किसके मुकाबले, मेटल के मुकाबले। ओके, इन द सी पार्ट व्हाट वी हैव, हमसे कहा गया है द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैंगनीज इज नियरली, दो आंसर दिए हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ या इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो हमसे पूछा गया है कि जो अलॉय मैंगनीज होता है उसका जो रेजिस्टिविटी है क्या वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, यानी मैंगनीज की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, या टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो लेट चेक क्या आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूमेरिकल किया था, हमें अगर आपको याद हो, अभी एक न्यूमेरिकल किया था, उसमें हमें कुछ करंट की वैल्यू गिवन थी और कुछ वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी। दैट न्यूमेरिकल, वो हमारा न्यूमेरिकल था, अभी हमने किया था, यस 17। तो
तो उसमें क्या था, वी हैव सम करंट वैल्यू एंड सम वोल्टेज वैल्यू, और करंट और वोल्टेज के कुछ वैल्यूज गिवन थे मैंगनीज के लिए, और हमसे कंक्लूजन पूछा था। तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या आ रहा था, सेम, यानी चाहे, और उसमें आपने देखा था करंट की वैल्यूज लगातार क्या थी, इंक्रीज, वोल्टेज की वैल्यू भी क्या थी, इंक्रीज, लेकिन रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट। तो यानी हमें V और I के बीच में कैसा ग्राफ मिला था, स्ट्रेट लाइन, यानी मैंगनीज क्या था, एक ओमिक एलिमेंट। तो देखिए, फॉर मैंगनीज वी हैव, मैंगनीज के लिए हमें क्या मिला था प्यारे बच्चों, जब हमने करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला था। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि मैंगनीज क्या है, एक ओमिक एलिमेंट, which imply that manganese is a ओमिक एलिमेंट। और प्यारे बच्चों, जो ओमिक एलिमेंट होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ, हेंस रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। ये इसका आंसर नहीं है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन। इसमें हमसे बोला गया है द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, जैसे अंबर, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बाय अ फैक्टर ऑफ ऑर्डर 10 की पावर 22 या 10 की पावर 3। इसने हमसे कहा है कि जो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी है वो मेटल की रेजिस्टिविटी से कितना ज्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों, आपकी बुक में एनसीईआरटी में वी हैव अ टेबल, हमारे पास एक टेबल है जिसमें रेजिस्टिविटी गिवन है अलग अलग चीजों के लिए, मेटल के लिए, अलॉय के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए, सभी के लिए ये हमें गिवन है। ओके बेटा, लेट मी शो यू। ये आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द टेबल जिसमें रेजिस्टिविटी गिवन है। ये मेटल्स हैं, फिर इसके बाद अलॉय, उसके बाद सेमीकंडक्टर और उसके बाद इंसुलेटर। अगर आप इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो वो है 5, 14 और 16। ठीक है, तो 5 और 60 इस इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है वो 10 की पावर 5, 10 की पावर 14 और 10 की पावर 16। ऐसी मेटल की जो रेजिस्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 10 की पावर -8 गिवन है। ओके, चलिए तो हम एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू डी पार्ट। तो प्यारे बच्चों, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी के 3 ऑर्डर हमें एनसीईआरटी में दिए हैं, 10 की पावर 4, 10 की पावर 14 और 10 की पावर 16। तो हम ना तो कम वाले को लेते हैं ना ज्यादा वाले को, हम बीच वाले को ले लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर इंसुलेटर इज इक्वल टू 10 की पावर 14, और ऐसे ही ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल इज इक्वल टू 10 की पावर -8। तो बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 की पावर 14 अपॉन 10 की पावर -8 इज इक्वल टू 10 की पावर 22। देख लीजिए, तो जब हमने इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी के ऑर्डर को मेटल की रेजिस्टिविटी के ऑर्डर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 10 की पावर 22। तो करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो मेरे ख्याल से
क्लियर हो गया? तो बेटा इस क्वेश्चन के, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इस क्वेश्चन के सभी सवालों के जवाब आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 पे जो टेबल है, टेबल 3.1, प्यारे बच्चों इन चारों सवालों का जवाब आपको इस टेबल में ही मिल जाएंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।